देखो इसमें ना हमारा को बताया हुआ है कि कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट होती है, कौन सी डीम्ड इनकम मानी जाती है टैक्स प्लानिंग टैक्स मैनेजमेंट में। अभी आपको बता दूंगी क्या फ़र्क होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग, टाइप्स ऑफ टैक्स सेविंग, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। देखो एक्सिम्प्टेड इनकम कौन सी होती है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है, अगर इंडिया में रिसीव हुई है, इंडिया में एक्रू हुई है। रिसिप्ट फ्रॉम एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से अगर कोई रिसिप्ट मिली है तो भी एग्जाम्प्ट होती है। इनकम फ्रॉम फर्म, फर्म से इनकम पार्टनर को मिले क्योंकि फर्म ही अपने पार्टनर के बिहाफ पर इनकम टैक्स पे कर देती है, 30% का ग्रेचुटी भी होती है। कम्युनिटेड पेंशन एनकैशमेंट ऑफ एन अर्न लीव ट्रैवल कंसेशन, पेमेंट फ्रॉम स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, डिविडेंड, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्ट्रल ट्रस्ट से जो भी इनको इनकम होती है वो क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। डीम्ड इनकम कौन कौन सी मानी जाती है, कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मॉनिटरी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी। हुंडी में कोई पे अमाउंट किया हो तो उसको डीम्ड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी डीम्ड इनकम है, कौन सी एग्जाम्प्ट है। टैक्स सेविंग के लिए टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवर्जन, टैक्स अवॉइडेंस, चारों तरीके अपनाए जाते हैं। देखो पहले बता देती थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, ये आपने किया भी हुआ है, थोड़ा ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स प्लानिंग मीन्स अवेलेबल मैक्सिमम, प्लान करना मतलब जो गवर्नमेंट ने डिडक्शन दे रखी हैं, जो गवर्नमेंट ने छूट दे रखी हैं, एक्सम्पशंस दे रखी है, रिबेट्स दे रखी हैं, उनको यूज़ करके जब हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर लेते हैं तो उसको टैक्स प्लानिंग कहा जाता है। टैक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स मैनेजमेंट इज टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ, मतलब इनकम टैक्स लॉ को यूज कर, मतलब इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं होता, टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स प्लानिंग में कोई फर्क नहीं होता। बस फर्क इतना होता है कि टैक्स मैनेजमेंट डील्स विद फिलिंग ऑफ रिटर्न्स इन टाइम, मतलब टैक्स को मैनेज करना, टाइम पे राइट या रिटर्न फिल कर दो, अगर इनकम टैक्स है तो उसको पे कर दो। बट टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि हम एग्जम्पशंस को, रिबेट्स को यूज करके अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम करेंगे। सिर्फ आपने बात ध्यान रखनी है, टैक्स प्लानिंग रिक्वायर डिटेल्स नॉलेज ऑफ एक्ट की नॉलेज होगी तभी तो हम कर पाएंगे। इसमें बेनिफिट ऑफ टैक्स टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। देयर आर मैनी फॉर्म ऑफ टैक्स प्लानिंग, जैसे सेविंग, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। ये एथिकल होती है और लीगल राइट होता है। ये पूछा गया है कि टैक्स प्लानिंग एथिकल है या नॉन एथिकल है। एथिकल ही तो है, कोई हम चोरी थोड़ा टैक्स की कर रहे हैं, तो ये क्या है, एथिकल होती है। टैक्स अवॉइडेंस, देखो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है, देयर इज एनिमल इट इज, हाँ, टैक्स हर एक टैक्स सिस्टम में कुछ लॉप होल्स होते हैं, उन लॉप होल्स होते हैं कमियां, इन कमियों का फायदा उठाकर अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम करना क्या है, टैक्स अवॉइडेंस है। टैक्स इवर्जन क्या होता है, टैक्स की चोरी करना, अपनी इनकम को ही कम कर दो, वही क्या हो जाता है, टैक्स चोरी हो जाता है, टैक्स इवर्जन हो जाता है। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन वर्सेस फंड। ये डिफरेंस बिटवीन वर्सेस फंड में क्या है, डिफरेंस है, सबसे पहले देखो ये 4 तरीके के फंड्स होते हैं हम जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसपीएफ, आरपीएफ और यूआरपीएफ, ठीक है। देखो अगर हमने पर्टिकुलर्स क्या है, एम्प्लॉय की एसएससी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय की अगर कंट्रीब्यूशन है तो एसपीएफ के अंदर अगर एक फंड्स के नाम है एसपीएफ, आरपीएफ और यूआरपीएफ, तो एम्प्लॉय की अगर कंट्रीब्यूशन है तो डिडक्शन मिलेगी एटीसी के अंदर, इसमें भी डिडक्शन मिलेगी, बट यूआरपीएफ में कोई डिडक्शन नहीं मिलती, जितनी इनकम होगी उसमें टैक्स पे करना ही पड़ेगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो फुली एग्जाम्प्ट होगा, इसमें एग्जाम्पशन मिलेगी 12% तक, इसमें नॉट एग्जाम्प्ट होगा। इंटरेस्ट के केस में फुली एग्जाम्प्ट है, ठीक है, एसपीएफ में, बट आरपीएफ में 9.5% तक एग्जाम्प्ट है और इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है। मतलब यूआरपीएफ काफी कठोर होते हैं, काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। रिपेमेंट ऑफ लमसम अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट, रिजाइनेशन एंड टर्मिनेशन के केस में फुली एग्जाम्प्ट होते हैं, एग्जाम सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्प्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज प्रॉफिट एज इन लिeu ऑफ सैलरी, ये क्या होता है, मेन बात ये कि ये टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। जो भी हमें रिपेमेंट मिलती है लमसम अमाउंट की, 12 महीने में से 11 महीने क्या हुआ, रेंट पे मकान चढ़ा तो 1 महीने का रेंट का क्या हो जाएगा, 1 महीना नहीं चढ़ा ना तो वो क्या हो जाएगा, अनरिलाइज अमाउंट हो जाएगा, जो डिडक्ट होता है एक्चुअल रेंट में से जब हम प्रीवियस ईयर का एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एरियर ऑफ रेंट इज द रिस्पेक्ट ऑफ रेंट नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स फॉर एनी प्रीवियस ईयर। एरियर में आ रहा है उसको रेंट को कंसीडर नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन हाउस प्रॉपर्टी इनकम।
इसमें 30% की हमें क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। इसमें किसी भी तरीके की डिडक्शन नहीं मिलती। इसमें टैक्सेबल एज इनकम ऑफ द ईयर, इसमें किसी भी तरीके की डिडक्शन नहीं मिलती। इसमें टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एसएससी वेदर ही इज ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी और नॉट। इसमें अनरियलाइज्ड रेंट के केस में बस इतना ही कर लेना, ये छोड़ दो पॉइंट, ये फालतू के पॉइंट छोड़ दो। इसमें भी 30% की, इसमें गलत लिखा हुआ है, इसमें भी 30% की, इसमें भी 30% की है। अनरियलाइज्ड का मतलब है कि हमें 12 महीने में से हमारा मकान 11 महीने किराए पे चढ़ा है, 1 महीना जो खाली रहता है उसको अनरियलाइज्ड रेंट के फॉर्म में कहा जाता है। एरियर्स ऑफ रेंट का मतलब है रेंट हमें मिला ही नहीं है, ठीक है।